सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विषय के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 का पाठ स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका का भाग 2 अध्ययन करेंगे। वीडियो में हमने देखा था कि जो बच्चे हैं वो रंजन और अमन है, दोनों हॉस्पिटल में दिखा के आते हैं। इसमें रंजन का अधिक पैसा खर्च होता है और अमन है वो कम पैसे के अंदर ही सही हो जाता है, और अमन को दवाइयाँ भी कम मिलती है, वहीं रंजन को दवाइयाँ अधिक मिलती है। अब इस तरह दोनों ने एक ही बीमारी के लिए अलग अलग इलाज कराया, और एक को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा और एक को कम पैसे में ही उसका इलाज हो गया। आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। जैसा कि इस कहानी में बताया गया था कि एक जगह सरकारी अस्पताल में गया था और एक है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं एवं निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली बीमारियों का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहाँ प्राय एक नर्स और एक स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। यानी केंद्र की देखरेख में जो प्राथमिक है वो चेक करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी एक जो स्वास्थ्य केंद्र होता है जो आसपास के छोटे मोटे गांवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। आसपास में जो भी गांव होते हैं वहाँ जो कोई बीमार होता है तो वहाँ स्वास्थ्य केंद्र पे ही आता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है और जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। यानी जिले का जो मुख्य अस्पताल होता है वहां से इनकी देखरेख होती है और जितनी भी दवाइयों की पूर्ति है वो भी जिला अस्पताल ही करते हैं। जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया, और विशिष्ट सरकारी अस्पताल है जिनका जिक्र हाकिम साहब की कहानी में भी हुआ है। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सार्वजनिक यानी उसको सरकारी क्यों कहा जाता है? सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आ जाता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में जमा कराते हैं, इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इसका उद्देश्य अच्छी व्यवस्था उपलब्ध करवाएं, निशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों कई जैसे टीबी है, मलेरिया है, पीलिया है, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, अन्यथा इसमें कोई भी चपेट में आ सकता है। अब इसमें एक कॉलम दिया गया है कि हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। तो सरकार को जो हम कर देते हैं, सरकार उससे कई योजनाएं चलाती है और कई योजनाओं में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। हम है वो पूरे देश के अंदर सड़क मार्ग नहीं बिछा सकते हैं, यानी ऐसे जो कार्य हैं जो पूरे देश के लिए नहीं कर सकते, मगर हम जो टैक्स जमा कराते हैं वो हमारे ही व्यवस्था के लिए होता है। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्य एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य,
रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि। इससे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि के मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों के से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा ही संचालित किया जाता है। राजस्व से प्राप्त धन को ही इसमें से शामिल किया जाता है। सरकार खास तौर में गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते हैं। इसलिए इसका एक उदाहरण है स्वास्थ्य संबंधी सेवा है, यानी बाजार से यदि वो इलाज खरीदेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, और ऐसे सरकार की ओर से यदि उनको मिल जाता था वो अपना इलाज आसानी से करा सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो, अस्पताल और उसके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया, इसलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि वह हाकिम शेख द्वारा इलाज पर व्यय किए गए खर्च का भुगतान करे। यानी राज्य सरकार क्या करेगी, हाकिम शेख के ऊपर जितना भी इलाज का खर्चा हुआ है वो हाकिम शेख को देगी। अब बात करते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पढ़ा और अब पढ़ते हैं निजी स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिससे बहुत विशेषज्ञ भी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जाता है कि निजी, तो निजी का तो खुद का है या फिर इसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं होता। निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है, उसमें सुविधाएं तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, मगर वहां आपको क्या देना पड़ेगा, बहुत बड़ी मोटी रकम चुकानी पड़ती है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। अब बात आती है स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक घट रही है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्रों पर में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते, इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण देना पड़ता है। यानी कि जब गरीब परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है या उसको कोई गंभीर बीमारी होती है तो वो क्या करता है, पैसे उधार लेकर क्या करता है, उसका इलाज कराता है, तो उसकी माली हालत वैसे ही खराब हो जाती है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उन्हें प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक जरूरत से ज्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन, सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज से प्राप्त हो सकता है। जैसे कि हमने पहले कहानी में पढ़ा था, रंजन को कितनी सारी दवाएं दी साधारण बीमारी के लिए और वहीं अमन को मात्र थोड़ी बहुत दवाएं देके उसको ठीक कर दिया गया था। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, किसके बारे में, इलाज के बारे में कहता है कि जहां तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधि के जेनरिक नाम ही उपचार पर्ची में लिखने चाहिए, यानी नॉर्मल दवाइयाँ लिखनी ही चाहिए। सबसे पहले हैवी डोज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि युक्त और उपयुक्त रूप से सही हो, यानी जो दवाइयाँ दी है वो सही हो और यानी जेनरिक हो, कम डोज वाली हो। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चा का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। यानी कि 20% लोग हैं वो ही क्या करते हैं, इलाज करा पाते हैं, बाकी तो अपना कुछ बेचकर इलाज कराते हैं, यानी गरीब लोग होते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है।
इससे बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति में बार बार आती है, गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार इतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता और इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। बीमारी पर होने वाले खर्च से तो उनकी हालत और खराब हो जाती है, यानी इनको खाना ही उपलब्ध नहीं है, मूलभूत यानी रोटी कपड़ा मकान है वही पूरी नहीं हो पाती, तो इनके के लिए इलाज कराना तो महाभारत हो जाती है फिर, क्योंकि इलाज कराने के लिए फिर इनको खर्चा चाहिए होता है और वो इनके पास होता नहीं है और फिर इनकी माली हालत और खराब हो जाती है। ऐसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा सकता। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होती, यानी कि पैसे तो बाधक है ही इलाज के अंदर, मगर कई बार दूरियां भी होती है और कई बार है जो स्वास्थ्य केंद्र होते भी हैं तो वो ढंग से नहीं चलते हैं और वहाँ दूसरा कोई अस्पताल होता ही नहीं है। और इस स्थिति में है वो यहाँ आप चित्र देख रहे हो जहाँ पे गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। तो ये मुसीबतें गाँव में होती है। अब क्या किया जा सकता है इस कंडीशन में? इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें, यानी कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उसकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी निर्भर करता है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है, यानी उनकी आधारभूत सुविधाएं भी अच्छी करनी होगी और स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर भी ऊंचा करना होगा। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर देखिए उदाहरण। इसमें आपके दो उदाहरण दिए गए हैं। एक तो केरल का अनुभव है कि वहां पे स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए क्या कार्य किए गए, और दूसरा है एक देश का। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर अंतर देखिए कि इन्होंने सुधार के लिए क्या किया। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के लिए विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया, गांवों की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किए गए। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार तो हुआ। इसके इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं हैं जिसकी तस्वीर बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टर न होना आदि जो समस्याएं हैं बनी रही, मगर कुछ समस्याओं का समाधान हो गया। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं, यानी आपको इससे संबंधित यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे जाके क्या कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक दूसरे देश के उदाहरण से देखें स्वास्थ्य का स्तर वहां पर कैसा है। अब आते हैं कोस्टा रिका का तरीका। यह मध्य अमेरिका का एक देश है जिसने अपने स्वास्थ्य से स्तर को सुधारने के लिए क्या किया। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण है उनके संविधान में निहित है। कई वर्ष पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर जो व्यय करना किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली, यानी सेना का जो खर्च होता था उसको लोगों की भलाई के लिए लगाया गया। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है। पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास, यानी रोटी कपड़े मकान की जो जरूरत है बहुत अच्छे से पूरी होती है। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। आपका ये पाठ यहाँ कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर एक सरकार के संबंधित बात दी गई है कि सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध करवाए।